हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं रक्षित गुर्जर स्वागत करता हूं आप सभी का अक्षवाट के यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले इकोनॉमिक्स क्लास 12 का हमारा चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट, यानी कि समग्र मांग क्या होती है, समग्र पूर्ति क्या होती है और इससे संबंधित जो भी अवधारणा है उसको हम स्टार्ट करने वाले आज की वीडियो में। चैप्टर नंबर 6 हमने कर लिया है कंप्लीट। होपफुली वो सारी वीडियोस आपने देख ली होंगी। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 7, जिसमें हम आज समझेंगे समग्र मांग का अर्थ क्या होता है, समग्र मांग की परिभाषा क्या होती है और जो इसके 4 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है समग्र मांग के, उसको हम समझने वाले इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे समग्र मांग का अर्थ क्या होता है। समग्र मांग का अर्थ होता है अर्थव्यवस्था में सभी वस्तुओं और सेवाओं की कुल मांग, यानी कि अर्थव्यवस्था के अंदर एक लेखा वर्ष की अवधि के दौरान जो भी टोटल मांग होती है उसको हम समग्र मांग कहेंगे। समग्र मांग का मतलब होता है कुल मांग, यानी कि जितनी वस्तु और सेवाएं उत्पादित होती है उनमें से जिनकी भी मांग की जाती है, जो टोटल मांग होती है उसको हम समग्र मांग कहते हैं। इसको लेखा वर्ष की अवधि के लिए मापा जाता है, इसलिए यह एक प्रभाव धारणा है। कई बार पेपर में आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि जो समग्र मांग है वो एक फ्लो अवधारणा है या एक स्टॉक अवधारणा है। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जो समग्र मांग होती है एक फ्लो अवधारणा यानी कि प्रवाह अवधारणा है। अब प्रवाह क्यों होती है? क्योंकि हमें पता है कि इसको हम समय की एक निश्चित अवधि पे मापते हैं। जिस भी अवधारणा को हम समय की निश्चित अवधि में यानी कि एक टाइम ड्यूरेशन में मापते हैं, जैसे 1 महीना, 1 साल, 10 दिन, तो वो फ्लो कॉन्सेप्ट के अंदर आता है। और तो इसको लेखा वर्ष की अवधि के दौरान यानी कि एक टाइम पीरियड में मापा जाता है, इसलिए एक प्रवाह धारणा होती है। समग्र मांग का आय के साथ धनात्मक संबंध होता है, यानी कि समग्र मांग का इनकम के साथ में पॉजिटिव रिलेशन होता है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है अगर किसी पर्सन की इनकम बढ़ती है तो उसकी मांग भी ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई पर्सन है उसकी आज सैलरी 10,000 रुपए, तब उसकी जो मांग होगी वो 10,000 के हिसाब से होगी। अगर उसकी सैलरी बढ़ के 10,000 से 30,000 हो जाती है, तब उसकी जब इनकम बढ़ेगी तो उसके हिसाब से उसकी डिमांड भी बढ़ जाएगी, यानी कि मांग भी बढ़ जाएगी। तो समग्र मांग का आय के साथ में पॉजिटिव रिलेशन पाया जाता है। इनकम बढ़ी तो जो समग्र मांग है वो भी बढ़ जाती है। तो इस समग्र मांग की कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको समझाए। अब हम देखेंगे जो समग्र मांग की जो परिभाषा है वो क्या होती है। जो डेफिनेशन आपको पेपर में लिखनी है उसको आप कैसे याद रखोगे कि समग्र मांग उस व्यय का कुल जोड़ है जो लोग आय के विभिन्न स्तरों के अनुरूप अर्थव्यवस्था में जो वस्तु और सेवा उत्पादित होती है उनकी खरीद पर खर्च करने की योजना बनाते हैं। ये डेफिनेशन थोड़ी आपको सुनने में हार्ड लगेगी, पर जब आप इसको समझोगे तो आपको बड़ी आसानी से आप अपने वर्ड्स में इसको लिख सकते हैं। जैसे समग्र मांग में उस व्यय को हम नापते हैं जो लोग अपनी आय के स्तर के अनुरूप, यानी कि जितनी उनकी आय होती है उसके अनुरूप वो जो भी वस्तु और सेवाएं उनकी खरीद पर खर्च करने की योजना बनाती है। यानी कि जो भी वस्तु और सेवाएं अर्थव्यवस्था में उत्पादित होती है उनके ऊपर जो भी पैसा वो खर्च करने की योजना बनाएंगे उसको हम समग्र मांग कहेंगे। यानी कि इसमें आपको जब डेफिनेशन लिखोगे तो 3-4 वर्ड्स है जिनको आपको अपने दिमाग के अंदर रखना है। वो वर्ड्स है, एक तो आय याद रखनी है आपको कि आय के अनुरूप वो जो भी पैसा खर्च करने के लिए चाहते हैं। दूसरा जो वर्ड है वो आपको याद रखना है वस्तु और सेवाएं, यानी कि अर्थव्यवस्था में जितनी वस्तु और सेवाएं होती है उनके ऊपर। और तीसरा आपको याद रखना है खर्च, यानी कि आय के अनुरूप वस्तु और सेवाओं पर जो भी पैसा खर्च करने की योजना बनाएंगे उसको समग्र मांग कहा जाता है। तो जब आप डेफिनेशन अपने वर्ड्स में लिखोगे तो आपको एक तो आसानी से याद हो जाएगा और दूसरा आपको ज्यादा प्रेशर लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि कैसे इसको याद रखना है। अब इसके बाद में हम देखेंगे जो समग्र मांग होती है उसके जो 4 मेन कंपोनेंट्स होते हैं, यानी कि 4 इसके मुख्य घटक होते हैं समग्र मांग में। एक तो उपभोग व्यय, एक निवेश व्यय, शुद्ध निर्यात और सरकारी व्यय। यानी कि कंजप्शन एक्सपेंडिचर आता है, इसमें इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर आता है, नेट एक्सपोर्ट आता है और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर आता है। अब इसका मतलब ये होता है कंजप्शन एक्सपेंडिचर, उपभोग व्यय का मतलब होता है जो परिवार क्षेत्र खर्चा करते हैं या खर्चा करने की योजना बनाते हैं वो इसके अंतर्गत आ जाएगा। इसके अलावा जो निवेश करते हैं यानी कि जो उत्पादक क्षेत्र होते हैं, परिवार क्षेत्र से हटके जो फर्म वाले लोग होते हैं
वो जो खर्चा करते हैं वो निवेश व्यय में आ जाता है। इसके अलावा जो शेष विश्व के साथ में व्यापार किया जाता है और उसके ऊपर जो भी खर्चा करने की योजना बनाते हैं वो शुद्ध निर्यात में आ जाता है। इसके अलावा जो सरकार होती है वो एक्सपेंडिचर करती है, यानी कि वो खर्चा करती है, वो सरकारी व्यय में आ जाता है, वो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के अंतर्गत आ जाएगा। तो समग्र मांग में बेसिकली 4 कंपोनेंट्स है जो आपको ध्यान में रखने हैं। एक है उपभोग व्यय जो परिवार क्षेत्र करते हैं, निवेश व्यय जो उत्पादक क्षेत्र करते हैं, शुद्ध निर्यात जो शेष विश्व के साथ किया जाता है, और इसके अलावा सरकारी व्यय जो सरकार करती है। लेकिन जब हम इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखेंगे कि समग्र मांग वक्र कैसे बनाया जाता है, तब हमें सिर्फ ये 2 पॉइंट ध्यान में रखने, एक उपभोग व्यय वाला और एक निवेश व्यय वाला। यानी कि जब हम समग्र मांग वक्र बनाते हैं तो उसमें इन दोनों का ही रोल होता है, बाकी इन दोनों का रोल नहीं होता। अगर पेपर में आपसे क्वेश्चन पूछता है कि इसके कंपोनेंट बताओ समग्र मांग के, तब तो आपको चारों लिखने हैं। लेकिन अगर पूछा जाए कि डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करके दिखाओ जो उसकी समग्र मांग अनुसूची उसको बनाओ, तब आपको ये दोनों ही लिख कर आने। आई होप आपको समझ में आया होगा कि समग्र मांग का अर्थ क्या होता है। समग्र मांग की परिभाषा यहाँ पर हमने देखी है और समग्र मांग के जो 4 कंपोनेंट्स होते हैं उसको हमने यहाँ पर समझा है। आई होप आपको सारे कॉन्सेप्ट इजीली समझ में आए होंगे। अब इसी के साथ मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो सीरीज में, जहां पर हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर नंबर 7 को और देखेंगे जो समग्र मांग अनुसूची वो कैसे बनती है, समग्र मांग वक्र वो कैसे बनता है, और इससे रिलेटेड जो भी अदर कॉन्सेप्ट है चैप्टर में उसको हम समझेंगे नेक्स्ट वीडियो सीरीज में। तब तक के लिए खुश रहे, स्वस्थ रहे और जुड़े रहे एक्सपर्ट के साथ। जय हिंद, जय भारत।